अपमान बना वरदान। अपने छोटे से मकान के बाहर लोहे के गेट के साथ सट के खड़ी कमला देवी जी की आंखें बेचैनी से लगातार सड़क की ओर निहारता जा रहा था। आंखों में बेबसी और हाथों में 2 चॉकलेट लिए वह बेसब्री से किसी के आने का इंतजार कर रही थी। इतने में एक ऑटो रिक्शा पास से गुजर रहा था। कमला जी जैसे ही उत्साह से गेट खोलकर आगे बढ़ने लगी तो ऑटो रिक्शा तेजी से आगे निकल गया। वह बेचारी मन महसूस कर वापस गेट के सहारे खड़ी हो गई। इतने में एक दूसरा ऑटो रिक्शा सामने आकर रुक गया। एकाएक कमला जी की बुढ़ी आंखों में चमक और चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ उठी और तुरंत अपने घुटनों के दर्द को भूलकर तेजी से उस ऑटो रिक्शा की तरफ बढ़ी। दादी माँ, दादी माँ। ऑटो रिक्शा में बैठे बच्चों ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ सुनते ही कमला जी का चेहरा खिल उठा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अरे मेरे प्यारे, मैं आती हूँ, आती हूँ। उत्साह से भरी कमला जी बोलने लगी और ऑटो रिक्शा में बैठे दोनों बच्चों से लिपट गई। रोजाना की तरह ममता और वात्सल्य का झरना बह निकला। वह दोनों बच्चे उनके पोता पोती हैं। यही समय होता है जब उनकी दादी माँ उनसे मिलती है। दादी माँ ने बारी बारी से दोनों बच्चों का माथा चूमा, उनका सिर सहलाया और फिर उनसे दोबारा से लिपट गई। जब तक ऐसा 4-5 बार ना कर लेती उनके हृदय को संतुष्टि नहीं मिलती थी। ऑटो ड्राइवर जो हमेशा इस अनोखे मिलन का साक्षी हुआ करता था, दादी माँ की ममता और बच्चों का अपना दादी के लिए प्यार देखकर जैसे संपूर्ण सुख प्राप्त कर लेता था। अक्सर ये दृश्य देखकर उसकी आंखें छलक पड़ती थी। जब भी बच्चों की स्कूल से छुट्टी होती थी तो वो ऑटो रिक्शा लेकर इसी रास्ते से निकलता था और दादी माँ कभी यह अनमोल पल खोना नहीं चाहती। एक दिन बच्चों को चूमते लिपटते दादी माँ का ध्यान ऑटो ड्राइवर की ओर गया, जो उन्हें पोता पोती पर प्यार लुटाते हुए देख रहा था। कमला जी ड्राइवर से पूछ बैठी, अरे ड्राइवर, तूने कभी अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम मोहन है माँ जी, ड्राइवर ने कहा। मोहन नाम सुनकर कमला जी चौंक गई। उनकी आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई और फिर भावुक होकर बोली, अरे यह तो इन बच्चों के दादाजी का नाम हुआ करता था। बहुत रौब हुआ करता था उनका, पर अब कहाँ है। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए अनंत यात्रा पर। कहते कहते उनका गला भर आया। चलता हूँ माँ जी, बच्चों को छोड़ना है, ऑटो ड्राइवर ने कहा। हाँ बेटा, शायद पिछले जन्म में मैंने कोई नेक काम किए होंगे, तभी तो तू मिल गया मुझे, जो इतना ध्यान रखता है मेरा। कमला जी ने उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ रखा और ढेरों दुआएं एक साथ दे डाली। ऑटो ड्राइवर ने अश्रुपूरित आंखें लिए एक हल्की सी मुस्कान दे दी। कमला जी की आंखों में घूमते आंसू उनके कोरों तक आ गए थे। पल्लू से अपनी आंखें पोंछकर एक संतुष्ट हृदय से घर के अंदर चली गई। जिस दिन बच्चों का स्कूल बंद रहता था, दादी माँ के लिए एक एक पल बिताना कठिन हो जाता था। कभी कभी तो छुट्टी के दिन भी एक एक घंटा गेट पर खड़ी रहती थी और तब भी ऑटो रिक्शा नहीं आते थे तो वो समझ जाती थी कि आज स्कूल में छुट्टी होगी। ऑटो ड्राइवर हमेशा यही सोचता रहता कि पता नहीं बेचारी माँ जी के जीवन में कैसे कैसे तूफान आए होंगे, जिनके कारण वो इस स्थिति में आ खड़ी हुई। जब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई तो ये सोचकर कि कहीं माँ जी बच्चों का इंतजार करते घंटों गेट पर न खड़ी रहे, ऑटो ड्राइवर मोहन कमला जी को सूचित करने आ गया। उस दिन मोहन को जल्दी जाने की न थी।
और कमला जी के पास तो फुर्सत ही फुर्सत थी अपना हाल चाल बांटने के लिए। सो उस दिन उनके अंदर बुलाने पर मोहन उनके घर के अंदर चला गया और घर के छोटे से आंगन में बिछे लकड़ी के तख्त पर बैठ गया। उस तख्त पर मोटा सा गद्दा फैला था, पास में पानी भरा तांबे का लोटा रखा था और कुछ 2-4 धार्मिक पुस्तक जिन्हें शायद वो अकेले में पढ़ लिया करती होंगी। बातचीत करने या दिल बहलाने के लिए घर में और कोई था भी तो नहीं उनके पास। कुछ दिन बच्चों से नहीं मिल पाएगी, यह सोचकर कमला जी का मन निराशा और उदासी से भर उठा। फिर मोहन के पास आकर तख्त पर बैठ गई और हालचाल बांटने लगी। देखते ही देखते उनके अतीत की पीड़ा अनायास ही उनके शब्दों से बहने लगी और कहते चली गई, कभी इस घर में बहू बनकर आई थी, फिर माँ बनी और फिर दादी माँ। भरे पूरे संपन्न घर की जान हुआ करती थी कभी मैं, लेकिन पति की मृत्यु के साथ साथ सब कुछ छूटने लगा, मान सम्मान और पुरानी यादें। ऐसा कहते कहते उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। तभी मोहन उन्हें सांत्वना देते हुए बोला, माँ जी परेशान मत होइए, किस्मत किसको क्या रंग दिखाएगी कोई नहीं जानता, इसलिए कहते हैं ना, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तब कमला जी बोली, कहने में तो बहुत आसान है बेटा, जानते हो मेरा बेटा बहुत ही कुशल और आज्ञाकारी था। मैं हमेशा कहती थी कि ऐसा बेटा तो किस्मत वालों को मिलता है, और अच्छे घर की लड़की सुप्रिया को बहू बना कर लेकर आई थी। मुझे लगा कि जैसे मेरे नसीब को 4 चांद लग गए हों। आसपास के लोग जब बहू को देखने आते तो उसके सुंदरता को देखकर मुग्ध हो जाते। मैं गर्व से कहती थी, मेरी बहू तो खरा सोना है। अरे इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू तो पूरे मोहल्ले में न होगी। मैं भी खूब प्यार लुटाया करती थी अपनी बहू पर। शादी के बाद बेटे को भी नौकरी में तरक्की मिल गई, खूब तनख्वाह लेने लगा तो एक अच्छी कॉलोनी में बढ़िया सा फ्लैट खरीद लिया। मैं भी बड़े चाव से चल पड़ी बेटा बहू के साथ। कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर एकाएक पासा पलटने लगा। चांद सी मुखड़ा वाली बहू कब ज्वालामुखी में बदल गई पता ही नहीं चला, और बेटा भी छोटी सी छोटी बातों पर डांटने लगा। लेकिन मैं आज तक नहीं जान पाई कि आखिर मेरी गलती क्या थी। घर की मुखिया होने के नाते मैं बस यही तो चाहती थी कि मेरे बच्चे मेरे अनुभव से कुछ सीख ले, लेकिन मेरा तो किसी भी बात में बोलना उन्हें मंजूर नहीं था। केवल यही चाहते थे कि मैं चुप करके 2 रोटियां तोड़ूं, लेकिन किसी बात पर अपनी राय न दूं। बहू आए दिन पार्टियों में जाती रहती थी। एक दिन हद हो गई तब जब वो रात के 10 बजने को आए और बहू अपनी किटी पार्टी से नहीं लौटी थी। बरामदे में खड़ा बेटा भी अपनी पत्नी सुप्रिया का राह देख रहा था। चेहरे पर बेचैनी थी। तभी स्कूटी की हॉर्न सुनाई दिया। जब सुप्रिया को घर के गेट के बाहर देखा तब जान में जान आई थी हम माँ बेटे की। बहू घर के अंदर आई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बहू को टोक दिया कि इतनी रात तक बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। अच्छे घर की बहू को ये सब शोभा नहीं देता। और फिर जमाने का हाल तो तुम जानती ही हो। इतना कहने भर की देर थी कि सुप्रिया ने तूफान खड़ा कर दिया। जो जली कटी मुझे सुनाई मैं बयान नहीं कर सकती। बहू रूठकर अपने कमरे में चली गई और उसके बाद मेरा अपना बेटा उसे समझाने की बजाय मुझ पर ही बरस पड़ा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं गलत कहाँ थी। बहू मेरे घर की इज्जत थी ना, उसे इस तरह सड़क पर नहीं आने देना चाहती थी।
आखिर नारी को अपनी सुरक्षा के बारे में खुद ही सोचना पड़ता है। उस रात दोनों ने खाना नहीं खाया। कई दिनों तक वे दोनों मेरे व्यवहार से उखड़े उखड़े रहते। राजीव तो हमेशा बहू का ही पक्ष लेता था, लेकिन ये कभी नहीं सोचता था कि क्या कोई माँ अपने बच्चों का बुरा चाहेगी। बेटी बहू के ऐसे व्यवहार से मैं परेशान हो चुकी थी, इसलिए समय व्यतीत करने के लिए घर पर रहकर अचार पापड़ बनाने का काम करने लगी। 4 पैसे भी आने लगे, लेकिन बहू को वो भी मंजूर नहीं था। हमेशा चिल्लाती, माँ जी, पूरे घर में आपने अचार की बदबू मचा रखी है। सारा दिन कोई न कोई अचार लेने आया ही रहता है। ये घर मेरा है, कोई अचार की दुकान नहीं है। बंद कीजिए अब ये तमाशा। बहू को मेरा ये काम पसंद नहीं था, तो बेटे ने भी मेरे अचार बनाने का पूरी तरह से रोक लगा दी। धीरे धीरे समय बीता और बहू ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। दादी बन जाने पर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे जीने की एक आस जगी, लेकिन न जाने क्यों बहू अपने बच्चों को मेरे हाथ में देना ही नहीं चाहती थी। मैं जब भी उनके साथ लाड़ प्यार करती, मनुहार करती, तो उसके चेहरे का भाव बिगड़ने लगते थे। जैसे जैसे पोता पोती बड़े हो रहे थे, उनका मुझसे लगाव बढ़ता जा रहा था। बहुत प्यार करते थे दोनों मुझसे। सारा दिन दादी दादी करते रहते थे, लेकिन बहू को ये सब भी गवारा नहीं था। एक दिन उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और राजीव से बोली कि केवल तुम्हारी माँ की वजह से हमारा बेटा बिगड़ता जा रहा है। मेरे आगे जबान लड़ाने लगा है, और गुड़िया तो पढ़ाई लिखाई की तरफ तो देखती तक नहीं है। मैं कह देती हूँ, केवल तुम्हारी माँ ही है जो हमारे बच्चों को बिगाड़ने वाली है। बहू की बातें सुनकर मेरा अपना बेटा कैसे भड़क पड़ा था मुझ पर। आए दिन बहू बात बात पर मेरा अपमान करती रहती है, और राजीव भी चुप्पी साधे रहता था। फिर भी जैसे तैसे मैं उनके साथ रह रही थी। एक दिन जब मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गई तो टांग में चोट लग गई। ढंग से चला नहीं जाता था। 2-4 दिन तक मैं मंदिर भी नहीं गई। ये बातें भी बहू को बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन उसे फ़ोन पर कहते हुए सुना, अपनी मनहूस सूरत लेकर घर में बैठी रहती है। पहले तो कम से कम मंदिर में चली जाया करती थी, मैं भी चैन की सांस ले लेती थी। घर बैठे बैठे तो उनकी नज़रें बच्चों के खाने पर ही गड़ी रहती है। इनका कोई दूसरा इंतजाम करना ही पड़ेगा। बहू के मुंह से ये बातें सुनकर मैं सुन्न पड़ गई। भला मैं अपने प्यारे बच्चों को खाने को नज़र क्यों लगाऊंगी? और बहू दूसरा इंतजाम करने के बात कर रही थी। क्या मतलब हो सकता है? हद तो तब हो गई जब एक दिन राजीव ने मुझे ऐसा आघात दिया जिसे सुनकर मैं तड़प गई थी। वह था वृद्ध आश्रम में रहने का सुझाव। मुझे कहने लगा, माँ, तुम्हें ना तो आराम है ना ही मन की शांति। मैं चाहता हूँ कि तुम वृद्धाश्रम में सुख शांति से रहो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं सोचने लगी कि आज तक मैं जिसे अपना बेटा कह रही थी वो मेरा कभी था ही नहीं। अपनेपन की घनी तह मेरी आंखों से उतरने लगी थी। मैं दुख और बेबसी से बिलख बिलख कर रो पड़ी। बेटा, ये केवल मैं ही जानती हूँ कि मैं स्वयं को कैसे संभाला, लेकिन वृद्धाश्रम में दूसरों पर आश्रित रहना मुझे कतई मंजूर नहीं था। अभी मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा है, सो मैंने अपने संदूक में कपड़े रखे और भारी मन और भरी आंखें लिए
अपने इस घर में वापस आ गई। अकेली हूँ तो क्या हुआ, इज्जत से जी रही हूँ। बस मेरी जान बसी है तो अपने पोता पोती में। कितनी बेबस आँखों से निहार रहे थे मुझे उस दिन जब मैं वह घर छोड़कर निकल रही थी। महीनों तक अपने पोते पोती को याद करके मैं मछली की तरह तड़पती रहती थी। 2 साल बीत गए। इस बात को बोलते बोलते गला रूंध गया था कमला जी का। लेकिन बेटा, अब तो मुझे आदत हो गई है अकेले रहने की। इस उम्र में बीमार पड़ गई तो मुझे कौन देखेगा, ये सोचकर रोज सुबह व्यायाम करती हूँ। दिन भर में पड़ोस की कोई न कोई महिला आ जाती है, मुझे समझाती भी है कि मोह को त्याग कर भक्ति का सहारा ले लो, यही भवसागर पार कराएगा। ये धार्मिक पुस्तक देख रहे हो, वही लोग तो आकर दे जाती है मुझे। कुछ देर बैठकर इन्हें पढ़ लेती हूँ। शाम का थोड़ा समय आसपास के महिलाओं के साथ बातचीत में व्यतीत हो जाता है और दोपहर बच्चों के प्रतीक्षा में निकाल देती हूँ। बोलते बोलते कमला जी अचानक उठ खड़ी हुई और मोहन को बोली, तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर में 2 थालियों में अचार के साथ रोटी परोस कर ले आई। बेटा, खाने का समय हो गया, सोचा तुझे भी भूख लगी होगी, और वैसे भी इतना समय हो गया किसी के साथ बैठकर खाना खाए हुए। कमला जी इतने मन से चपाती बनाकर लाई थी कि मोहन उन्हें मना न कर सका और बड़े चाव से उनके साथ खाना खाने बैठ गया। पहला निवाला लेते ही बोला, वाह माँ जी, ये अचार तो बहुत स्वाद है। कमला जी हंसते हुए बोली, अचार तो मैं घर पर ही बनाती हूँ, अब अकेली जान हूँ, हर समय अपने लिए सब्जी नहीं बनाई जाती मुझसे, तो अचार के साथ ही रोटी खा लेती हूँ। आस पड़ोस की महिलाएं भी मुझसे अचार बनवा जाती है। अब इस उम्र में पैसा कहाँ से लाऊं? अचार बनाकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उसी से गुजारा कर लेती हूँ। इतने समय बाद माँ के खाने का स्वाद पाकर मोहन अंदर तक तृप्त हो गया था। कमला जी का शुक्रिया करके जब जाने लगा तो वो तुरंत अंदर जाकर एक डिब्बा अचार का भर के लेके आई। तुझे अचार इतना पसंद आया है तो थोड़ा सा लेकर जाना, मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी। जुग जुग जियो मेरा बेटा। कमला जी का प्यार और आशीर्वाद पाकर मोहन का दिल भर आया। उसके माँ बाप नहीं थे, लेकिन आज जब कमला जी के पास बैठकर खाना खाया तो उसे अपनी माँ के साथ का अनुभव हुआ। कुछ दिन बीते तो मोहन को लगा कि माँ जी से मिलना चाहिए। सुबह सुबह तैयार होकर सीधे कमला जी के घर पहुँचा। कमला जी नहा धोकर अपने आंगन में बैठी हुई थी। उसे देखकर उत्साह से भर गई और फिर एकाएक बोली, बच्चों की छुट्टियाँ कब तक है बेटा? उनकी राह देखते देखते तो मेरी आंखें पथरा गई है। माँ जी, अब मैं आपसे क्या छुपाऊं? उनके माता पिता ने उन्हें हॉस्टल में भेज दिया है, अब वहीं रहेंगे। मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया, ये तो अच्छा नहीं किया उन दोनों ने। उनका चेहरा देखती थी तो मेरी सांस में सांस आती थी। अब तू ही बता, मैं कैसे जीऊंगी? इससे तो अच्छा है कि भगवान मुझे अपने पास ही बुला ले। कमला जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे माँ जी, दिल छोटा मत कीजिए। उन्हें हॉस्टल ले जाने और वहाँ से लाने की जिम्मेदारी मेरी ही है। हर सप्ताह जब छुट्टी बिताने के लिए वो घर जाएंगे तो उन्हें मैं आपसे मिलवा दिया करूँगा। अरे हाँ माँ जी, मैं आपसे एक बात पूछना तो भूल ही गया। क्या हुआ बेटा? माँ जी, वो अचार तो आपने मुझे दिया था, मेरी पत्नी और बच्चों को बहुत पसंद आया। और तो और उस दिन मेरे घर कुछ मेहमान आए थे, वो तो आपके बने अचार के दीवाने ही हो गए। उनकी बहुत बड़ी अचार की फैक्ट्री है। उन्होंने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि मैं उन्हें एक बार आपसे मिलवाऊंगा। मोहन के कहने पर कमला जी ने उनसे मिलने के लिए हामी भर दी। शाम को एक बड़ी सी कार उनके घर के सामने आकर रुकी।
कमला जी कुर्सी बिछाकर गेट के पास ही बैठी हुई थी। गाड़ी में से मोहन और अचार फैक्ट्री के मालिक के साथ बाहर निकला। वह एक युवा कारोबारी था। कमला जी के पास पहुंचकर उनके चरण छुए और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, माँ जी, उस दिन मैं आपके हाथ का बना अचार खाया। सच बताऊं तो मैं बहुत तरह के अचार का स्वाद लिया, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। माँ जी, वो दरअसल मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या आप हमारे लिए काम करना पसंद करेंगी? ये बात सुनकर कमला जी हैरान रह गई और फिर चेहरे पर झिझक और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोली, बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे बूढ़े शरीर में अब इतनी हिम्मत कहाँ? फिर वो व्यक्ति बोला, माँ जी, आपके पास जो अनुभव है, मुझे इसी अनुभव की आवश्यकता है। मेरा विश्वास कीजिए, आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस आपसे विनती है कि आप हमारी अचार की फैक्ट्री में प्रोडक्शन इंचार्ज का कार्यभार संभाल लीजिए और अपना अनुभव और सहयोग देकर मुझ पर उपकार कर दीजिए। उनके बात सुनकर कमला जी बोली, लेकिन बेटा, इस उम्र में तो काम करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। अब तो घुटने भी जवाब देने लगे हैं। कमला जी की बात सुनकर वो युवा कारोबारी उनके चरण में बैठ गया और बोला, माँ जी, मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको लेने के लिए हर रोज ड्राइवर आएगा और आपको गाड़ी में बैठा कर लेकर जाएगा। आपको केवल अपने अनुभव के आधार पर अचार बनाने वाली टीम को निर्देश देने का काम करना है। उनकी बातें सुनकर कमला जी उधेड़ बुन में पड़ गई और सोचने लगी कि घर बैठे बैठे भी क्या कर रही हूँ। सारा दिन अकेली बैठे बैठे भी समय काटना मुश्किल हो जाता है। अभी ये सब बातें सोच ही रही थी कि इतने में मोहन बोला, माँ जी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। मोहन की बात सुनकर कमला जी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ तुरंत हामी भर दी और अगले दिन ड्राइवर उन्हें लेने आ गया और उन्होंने अपना काम संभाल लिया। फैक्ट्री के मालिक ने कमला जी के अचार को एक स्पेशल ब्रांड बनाया, जिसका नाम रखा गया ममता भरा अचार। अचार के डिब्बे पर कमला जी की फोटो भी लगवाई गई। ममता जी के जाने के कुछ दिनों के भीतर ही उनके फैक्ट्री की बिक्री दुगुनी हो गई। शहर में जगह जगह पर कमला जी अचार के विज्ञापन बैनर लगा दिए गए। एक बैनर मोहन ने अपनी ऑटो रिक्शा के पीछे भी लगाया। अनुभव और लगन से उनका अचार का बिजनेस दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। जब कमला जी को ढेर सारा सम्मान और सुविधाओं के साथ साथ अच्छी तनख्वाह भी मिल रही थी, आत्मनिर्भर बनने के साथ अब कमला जी पहले से अधिक चुस्त दुरुस्त रहने लगी थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी चमक आने लगी थी। वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ हंसते बतियाते पूरा दिन कब निकल जाता था, उन्हें पता ही नहीं चलता था। एक दिन जब मोहन बच्चों को छोड़ने के लिए उनके घर गया तो सुप्रिया ने उसके ऑटो के पीछे वो बैनर लगा हुआ देखा, जिस पर उनकी माँ जी की फोटो भी लगी थी। ये देखकर वो चौंक गई और वो तुरंत मोहन से इसके बारे में पूछने लगी। फिर मोहन ने उन्हें कमला जी की सफलता की कहानी बताई कि किस तरह उन्हें अचार की फैक्ट्री में काम मिला और वो उसे फैक्ट्री में कितने ऊंचे पद पर आसीन है। ये सब बातें सुनकर सुप्रिया की हैरानी का ठिकाना न रहा। उसे तो कांटों जैसे खून ही नहीं, पीछे खड़ा राजीव भी सारी बातें सुन रहा था। उसे देखकर सुप्रिया बोली, सुना आपने, जिन्हें बेकार समझकर हम वृद्धाश्रम भेजने को तैयार थे, उन माँ जी ने अपने हुनर के बल पर कितनी प्रसिद्धि हासिल कर ली। उसकी बात सुनकर राजीव बोला, अगर तुमने पहले ही माँ जी को अचार बनाने से ना रोका होता तो आज जितना पैसा वह कमा रही हैं वो सब हमारा होता।
कुछ समय बीता तो एक दिन कमला जी के पास सुप्रिया का फ़ोन आया। इतने समय बाद अपनी बहू का फ़ोन देखकर कमला जी को कुछ हैरानी हुई। जब फ़ोन सुना तो वो स्तब्ध रह गई। उनकी बहू रो रो कर उन्हें बता रही थी कि राजीव का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा चोट आई है। हालत गंभीर होने के कारण उसे शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये सुनकर कमला जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। बेटे के मुंह से खींचती हुई वह तुरंत राजीव से मिलने अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल पहुंचकर जो उन्होंने देखा वो दिल चीर देने वाला था। उनका बेटा राजीव अस्पताल के बेड पर पड़ा कराह रहा था। उनकी बहू सुप्रिया स्वयं को बेबस महसूस करते हुए चिंतित अवस्था में उसके पास बैठी रोए जा रही थी। जैसे ही कमला जी को देखा तो तुरंत उठ खड़ी हुई और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी देखिए ना, ये सब क्या हो गया? चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए कमला जी ने उसे दिलासा दिया और फिर अपने बेटे के पास आकर बैठ गई। कमला जी अपने बेटे बहू को तो दिलासा दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन भी अपने बेटे के ये हालत देखकर रो रहा था। स्वयं को संभालते हुए कमला जी ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा बहू? तो बहू रोते हुए बोली, माँ जी उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है। डॉक्टर ने हिप रिप्लेसमेंट की जगह सलाह दी है और शरीर के बाकी हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर ने करीब 5 लाख का खर्च बताया है, लेकिन बैंक में रखे पैसे और एफडी को मिलाकर 3 लाख ही बनते हैं। बाकी के पैसों का इंतजाम कैसे होगा, ये सोच सोच कर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। और ऊपर से उनकी ये हालत। कमला जी ने संयम और धैर्य से काम लिया और बहू के सर पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो बहू, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी, तुम बस राजीव का ध्यान रखो। कमला जी ने तुरंत पैसों का इंतजाम कर दिया और राजीव का ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया और राजीव कुछ ही दिनों में सही तरीके से चलने लगा था। अब राजीव घर आ चुका था, लेकिन रह रहकर उसे एक ही बात खाए जा रही थी कि उन दोनों ने माँ जी के साथ बिल्कुल सही नहीं किया। और वहीं तकलीफ आने पर माँ ने 2 पल नहीं लगाए उनकी मदद करने में। पश्चाताप से भरा हुआ राजीव अपनी पत्नी को लेकर कमला जी के पास फैक्ट्री में पहुंचा। अंदर जाकर कमला जी के बारे में पूछा तो पता चला कि वो फैक्ट्री के मालिक के साथ वर्कर्स के मीटिंग ले रही हैं। कुछ समय बाद में बाहर निकली तो अपने बेटा बहू को देखकर बहुत खुश हो गई। उन्हें अपने ऑफिस में ले गई, चपरासी से कहकर उनके लिए चाय मंगवाई और राजीव से हालचाल पूछने लगी। परंतु अपने व्यवहार से शर्मिंदा राजीव और सुप्रिया अपने आप को कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे और उधर अपनी माँ का ऐसा रुतबा देखकर मन ही मन राजीव को अपने किए गए कर्मों पर पछतावा होने लगा। फिर चुप्पी तोड़ते हुए बोला, माँ अब आप हमारे साथ ही रहेंगी। हम दोनों आपको अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। हम लोगों ने आपके साथ जो व्यवहार किया उसके बावजूद आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया। शर्मिंदा है माँ इस पर। कमला जी बोली, एहसान तो तुमने मुझ पर किया बेटा, अपने घर से बाहर का रास्ता दिखाकर। अगर तुमने मुझे इस उम्र में घर से बाहर न निकाला होता तो मैं आज भी वही जिल्लत भरी जिंदगी जी रही होती। वहाँ से निकलकर ही तो मेरी जिंदगी को सही दिशा मिली है। बेटा, बूढ़ी माँ कोई घर का फालतू सामान तो नहीं होती कि जब चाहे फेंक दिया और जब चाहे इस्तेमाल में ले आए। और अपने पोता पोती का साथ मेरा हंसना बोलना तक भी तुम लोगों को मंजूर नहीं था। तुम्हारे साथ वापस जाने का तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होने देती। माँ की बातें सुनकर राजीव और सुप्रिया की नज़रें शर्म के कारण झुक गई। उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन कमला जी ने उन्हें माफ़ न कर पाई। इतने में फैक्ट्री के मालिक सुमित अपने स्टाफ के साथ एक बड़ा सा केक लेकर ऑफिस में हाजिर हुआ और सब जोर से चिल्लाने लगे, जन्मदिन मुबारक हो मैडम।
ये दृश्य देखकर दोनों बेटा बहू शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे, क्योंकि उन्हें तो यह भी याद नहीं था कि आज माँ की जन्मदिन है। सब लोगों ने कमला जी को घेर लिया। कमला जी भी अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में मशगूल हो गई। वे दोनों एक कोने में अपना सा मुंह लेकर खड़े रह गए। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।